तपा देने वाली गर्मी में शॉपिंग बैग संभाले, एक एक पग रखना दूभर हो गया मधु के लिए। गलती कर बैठी जो घर से छाता साथ नहीं लिया। पल्लू से उसने माथे का पसीना पोंछा। शॉपिंग बैग का वजन ज़्यादा नहीं था, मगर जुलाई की चिलचिलाती धूप कहर ढा रही थी। ऑटो स्टैंड थोड़ी दूर ही था। वहाँ से ऑटो मिलने की आस में उसने जो 4 कदम आगे बढ़ाए ही थे कि सिर तेजी से घूमने लगा। अब गिरी तब गिरी की हालत में उसका हाथ बिजली के खंभे से जा टकराया और उसका सहारा लेने की कोशिश में संतुलन बिगड़ा और वह सड़क पर गिर पड़ी। शॉपिंग बैग हाथ से छूटकर एक तरफ लुढ़क गया। कुछ लोगों की भीड़ ने उसे घेर लिया। पता नहीं कैसे गिर गई, शायद चक्कर आ गया हो। इनको अस्पताल लेकर चलो, बेहोश है बेचारी। अरे कोई जानता है क्या, कहाँ रहती है? अर्धमूर्छित हालत में पड़ी मधु को देखकर लोग अटकलें लगाए जा रहे थे, मगर अस्पताल या घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहता था। तभी वहां से गुजरती एक सफ़ेद गाड़ी सड़क के किनारे आकर रुक गई। एक लंबा चौड़ा आदमी उस गाड़ी से उतरा और लोगों का मजमा लगा देख भीड़ को चीरता आगे आया। मधु की हालत देखकर उसने तुरंत गाड़ी के ड्राइवर की मदद से उसे उठाकर गाड़ी में बिठा लिया। यहाँ पास में कोई हॉस्पिटल है क्या? उस आदमी ने भीड़ की तरफ मुखातिब होकर पूछा। जी सर, यही अगले चौक से दाहिने मुड़कर एक नर्सिंग होम है और गाड़ी उसी दिशा में आगे बढ़ गई जहाँ नर्सिंग होम का रास्ता जाता था। हॉस्पिटल के बेड पर लेटी मधु की बाह में ग्लूकोज की नली लगी हुई थी। कमज़ोरी का एहसास तो हो रहा था, पर हालत में कुछ सुधार था। नर्स ने उसे मालूम हुआ कि उसे गाड़ी में किसी ने यहाँ तक पहुँचा दिया था। वह उस सज्जन का शुक्रिया अदा करना चाहती थी जिसने उसे बीच सड़क से उठाकर अस्पताल तक पहुँचाया था, वरना कौन मदद करता है भला किसी अनजान की। तभी दरवाज़ा खोलकर एक आदमी वार्ड में आया। कैसी तबीयत है आपकी अब? वैसे डॉक्टर ने कहा है कि खतरे की कोई बात नहीं है, आपको कुछ देर में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। रौबदार चेहरे पर सजती हुई मूंछों वाला वह आदमी बड़ी शालीनता से मधु के सामने खड़ा था। मधु कुछ संकुचाहट और एहसान से भर उठी। आपने बड़ी मदद की, आपका धन्यवाद। कैसे करूं समझ नहीं आ रहा। वह कुछ और भी जोड़ना चाह रही थी कि उस आदमी ने उससे टोक दिया। इस सब की चिंता मत कीजिए, इंसानियत भी एक चीज़ है। लेकिन हाँ, आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। जब आपको शुगर की गंभीर समस्या है तो आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए। ये आपके लिए बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। मधु से कुछ कहते ना बना। गलती उसकी थी। सुबह शुगर की दवा खाना भूल गई थी। उस पर से धूप में इतना पैदल चली। शुगर लेवल बिल्कुल कम होने से वह चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। उसकी खुद की लापरवाही का नतीजा उसे भुगतना पड़ा था। किसी अजनबी का एहसान लेना पड़ गया, मगर वह अजनबी उस पर एहसान किए जा रहा था। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर मधु को उसने घर तक अपनी गाड़ी में छोड़ा और मधु उसका नाम तक नहीं जान पाई। वह पछताती रह गई कि मेहमान को एक कप चाय के लिए भी नहीं पूछ पाई। थोड़ा फारिग होते ही उसने अपनी बेटी को फ़ोन लगाया। मोबाइल पर
उसकी कई मिस कॉल्स थी। फ़ोन पर्स के अंदर ही था। अब घर आकर वह देख पाई थी। सुरभि ने उसका फ़ोन रिसीव करते ही प्रश्नों की झड़ी लगा दी। मधु के फ़ोन न उठाने की वजह से वह बेहद चिंतित हो रही थी। उसने बताया कि वह अभी विकास को फ़ोन करके बताने ही वाली थी। अच्छा हुआ जो तूने विकास को फ़ोन नहीं किया, नाहक ही परेशान होता बेचारा, इतनी दूर बैठा है। माँ, आपको सिर्फ भैया की फ़िक्र है और मेरा क्या, जो मैं इतनी देर से परेशान हो रही थी आपके लिए, जानती हो। अभी सुमित से कहकर गाड़ी लेके आ जाती आपके पास। मधु ने सुरभि को पूरा किस्सा बताया और यह भी कि कैसे एक अनजान शख्स ने उसकी सहायता की। पूरी बात सुनकर सुरभि की जान में जान आई। मुंबई से पूना कोई इतना पास भी नहीं था। अगर चाहती भी तो इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकती थी मधु के पास। माँ, तुम ठीक हो, यही खुशी की बात है, मगर आइंदा इस तरह लापरवाही की तो मैं भैया को सच में बता दूंगी कि तुम अपना ध्यान नहीं रखती हो। मधु उससे आश्वस्त करती जा रही थी कि वह अब पूरी तरह ठीक है। इकलौता बेटा बीबी बच्चों के साथ समुंदर पार जाकर बस गया था और बेटी अपने भरे पूरे ससुराल में खुश थी। मधु अकेली रहते हुए भी बच्चों की यादों से घिरी रहती थी हमेशा। विकास जब नया नया विदेश गया तो हर दूसरे दिन माँ से फ़ोन पर बातें कर लेता था, मगर अब महीने में एक बार फ़ोन आता था तो भी मधु इसे गनीमत समझती थी। खुद को ही तसल्ली दे देती कि बच्चे मसरूफ़ हैं अपनी ज़िंदगी में। दिल की बीमारी से उसके पति की जब असमय ही मौत हो गई थी, कॉलेज में लाइब्रेरियन की नौकरी उसका सहारा बनी थी। नौकरी के साथ घर और बच्चों को संभालने में ही कब उम्र गुजर गई वह जान ही ना पाई। अब जब बेटे बेटी का संसार बस गया तो मधु के पास अकेलापन और ढेर सारा वक्त था जो काटे नहीं कटता था। स्टाफ में सब लोग मिलनसार और मददगार थे। सारा दिन किसी तरह किताबों के बीच गुजर जाता था, मगर शाम में घिरते ही उसे उदासी घेर लेती। कभी उस अकेलेपन से वह घबरा उठती तो फैमिली एल्बम के पन्ने टटोल कर उन पुरानी यादों में खो जाती जब पति और बच्चे साथ थे। बेटा विकास और बहू मोनिका कनाडा में बस गए थे। उसकी 2 बेटियां थी, विदेशी परिवेश में पल रही थी। 2 बार मधु भी उनके पास जाकर रह आई थी। मोनिका और विकास दोनों नौकरी करते थे। दोनों पोतियां विदेशी संस्कृति में रंग में रंगी तेज रफ्तार जिंदगी जीने की शौकीन थी। उनकी अजीबो गरीब पोशाक और रहन सहन देखकर मधु को चिंता होने लगती। आखिर कुछ तो अपने देश के संस्कार सीखे बच्चे, यही सोचकर मधु कुछ समझाने और सिखाने की कोशिश करती तो दोनों पोतियां उससे ओल्ड फैशन बोलकर तिरस्कार करने लगती। उसने जब बहू और बेटे से शिकायत की तो वे उल्टा मधु को ही समझाने लग गए। माँ, ये इंडिया नहीं है, यहाँ तो यही सब चलता है। मधु चुप हो गई। घर में बड़ों का फर्ज छोटों को समझाना, उन्हें सही गलत का भेद बताना होता है, लेकिन उनकी बातों का उपहास उड़ाया जाता था। बेटा बहू छुट्टी वाले दिन अपने दोस्तों के साथ क्लब या पार्टी में चले जाते। किसी के पास मधु से 2 बातें करने की फुर्सत नहीं थी। ठंडे देश में लोग भी ठंडे थे। बाहर गिरती बर्फ़ को
खिड़की से देखती मधु और भी उदास हो जाती। अपने देश की तरह यहाँ पास पड़ोस का भी सहारा नहीं था। सब साथ रहते हुए भी अकेले थे। उस मशीनी दिनचर्या में मधु का मन न रम पाया और कुछ ही दिनों के भीतर वह अपने देश लौटने को तड़प उठी। विकास ने उसके बाद कई बार उसे अपने पास बुलाया, मगर मधु जाने को राजी न हुई। ना भाई, ऐसी भाग दौड़ भरी जिंदगी तुम्हें ही मुबारक हो। तुम लोग तो बिजी रहते हो अपने काम में, मैं क्या करूँगी सारा दिन अकेले। इससे भरी मेरी नौकरी है, कम से कम सारा दिन लोगों से बतियाते मन तो बहल जाता है। ठीक ही कहती थी उसकी सहेली पम्मी की। दूर के ढोल हमेशा सुहाने लगते हैं, कुछ नहीं रखा है पम्मी वहाँ की ज़िंदगी में। हम जैसे बूढ़ों के लिए सही गल है मधु, पर तू बड़ा किस्नू दस रही है, खुद को कह रही है तो ठीक है, मैं तो अभी जवान ही हूँ। और दोनों सहेलियाँ चुहल करके ठहाके मारकर हंस पड़ती। उनकी बातें दुनिया के झमेले से शुरू होकर अक्सर कॉलेज की कभी न लौटने वाली सुनहरी यादों पर ख़त्म हो जाती थी। मेहंदी के रंग की तरह वक्त के साथ और भी गहरी हो चली थी उनकी दोस्ती। हर सुख दुख दोनों साझा करती थी अपने रिटायर्ड कर्नल पति के साथ। पम्मी जिंदगी को जिंदा दिली से जीने में यकीन रखती थी। इस उम्र में भी जवान दिखने की हसरत बरकरार थी उसकी। बच्चों की जिम्मेदारियों से फारिग हो चुके थे वे लोग। कर्नल साहब और पम्मी मौके तलाशते थे लोगों से मिलने मिलाने के। अगले ही रविवार की शाम एक पार्टी रखी थी। दोनों ने अपने घर पर अपनी शादी की एक और शानदार सालगिरह का जश्न मनाने के लिए कर्नल साहब के फौजी मित्र और पम्मी की कुछ खास सहेलियां, सब वही लोग थे जो ढलती उम्र के हमजोलियों के साथ हंसी मजाक के पल बिताकर अकेलेपन का बोझ कुछ कम कर लेना चाहते थे। कॉलेज की लाइब्रेरी से मोटी मोटी किताबें लाकर मधु सप्ताहांत की छुट्टियां बिता लेती थी। कोई खास जान पहचान वाला था नहीं जहां उठाना बैठना होता। पति के जाने के बाद मधु की दुनिया बहुत छोटी हो चली थी। जिन बच्चों की परवरिश में जवानी गुजर गई वे अब बुढ़ापे के अकेलेपन में साथ नहीं थे। इसमें उनका ही क्या दोष था। यह तो जमाने का चलन है। विकास के विदेश में नौकरी का सपना अकेले विकास का ही नहीं मधु का भी था। बेटे की कामयाबी मधु के माथे का गौरव बनी थी। अपने दोनों बच्चों का भविष्य संवारने में मधु ने क्या क्या त्याग नहीं किए थे। अकेली विधवा औरत समाज में दामन बचाती चली, कभी दोनों को पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। बावजूद इस सब के उसके मन का एक कोना कहीं रीता ही रह गया था। वह एक माँ थी, लेकिन एक औरत भी तो थी। उससे पहले विकास और सुरभि जब छोटे थे उनकी दुनिया बस माँ के चारों ओर घूमती थी। घर में रहते तो मधु को एक पल की फुर्सत नहीं मिलती थी। उनकी फरमाइशें से कॉलेज से आते ही दोनों घेर लिया करते थे। उसे उन पुराने दिनों को याद करके एक गहरी टीस सी हुई सीने में। पम्मी ने फ़ोन करके उसे फिर से याद दिलाया कि पार्टी में वक्त से पहुंच जाए। ना चाहते हुए भी पम्मी के बुलावे में जाना ज़रूरी था। उसके लिए ख़ास दोस्त को नाराज़ नहीं कर सकती थी। अपनी अलमारी में करीने से टंगी एक से एक खूबसूरत साड़ियों में से साड़ी बांटते हुए एक हल्के फिरोज़ी रंग की
फिरोजी साड़ी पर उसकी नज़र पड़ी। साड़ी को बड़ी नफासत से पहनकर जब वह तैयार होकर शीशे के सामने खड़ी हुई तो दिल में एक हुक सी उठी। गले में सफ़ेद मोतियों की लड़ी और उससे मेल खाते बुंदों ने चेहरे के नूर में चार चांद लगा दिए थे। यह रंग उस पर कितना फबता था। सहसा उसकी नज़र उन सफ़ेद तारों पर पड़ी जो काले बालों के बीच में से झांक रहे थे। उम्र भी तो हो चली थी, आखिर कब तक छिपा सकता है कोई वक्त के निशानों को। मधु अपवाद नहीं थी। शीशे में खुद को निहारते हुए उसने एक बार फिर से अपना पल्लू ठीक किया। हाथ में बुके लिए वह टैक्सी से उतरकर आलीशान बंगले के लॉन की तरफ बढ़ चली जहां पार्टी का आयोजन किया गया था। जगमगाती रोशनी की लड़ियों से सजा लॉन मेहमानों के स्वागत को तैयार था। कर्नल साहब दोस्तों के साथ चुहलबाजी कर रहे थे। उनकी जिंदादिली हंसी से महफिल गूंज रही थी। वहाँ आए हुए अधिकांश मेहमान दंपति थे। सब दावत की रौनक में डूबे हुए युवा जोश के साथ मिल मिला रहे थे। लॉन के एक कोने में फूलों की सुंदर सजावट की गई। हरी घास पर येलो ऑर्किड के फूल बरबस ही ध्यान खींच रहे थे। ऑर्किड के फूल हमेशा से उसे खासतौर पर पसंद थे। जिसने भी उनकी सुंदर सजावट की थी वह सराहना का मात्र था। हेलो, आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। कैसी हैं आप? अपने पीछे एक आवाज़ सुनकर उसने पलट कर देखा। वही अजनबी जो उस दिन बिना नाम बता निर्वार्थ मदद करके चला गया था। अरे आप, इस तरह फिर से अचानक मुलाकात हो जाएगी, सोचा नहीं था। मधु ने कहा, आई एम सुरेंदर। कर्नल मेरा पुराना यार है और मैं मधु शर्मा, पम्मी की सहेली। आइए बैठते हैं। पास ही एक टेबल के पास उन्होंने मधु के लिए कुर्सी खींच दी। देखिए ना, उस दिन आपने इतनी मदद की और मैं आपको चाय पानी तक नहीं पूछ पाई। इस बात का अफसोस है मुझे। छोड़िए अफसोस करना। अब दोबारा मुलाकात हुई है तो फिर किसी दिन आप बदला चुका देना। जोर का ठहाका लगाकर सुरेंदर बोले। हवा के ठंडे झोंके से मौसम खुशगवार हो चला था। एक खूबसूरत गज़ल पाठ में बज रही थी। मधु को सुरेंदर बहुत हंसमुख और सलीकेदार इंसान लगे। उस शाम बहुत देर तक दोनों बातें करते रहे और यह मुलाकात उनके बीच एक मधुर दोस्ती की नींव डाल गई। उस दिन के एहसान की भरपाई मधु ने सुरेंदर के साथ एक रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीते हुए की। मुलाकातों का सिलसिला चल निकला। कभी दोनों मिलते तो कभी पम्मी की चाय पार्टी में मुलाकात हो जाती। अविवाहित सुरेंदर सेवानिवृत्त होने के बाद कई एकड़ ज़मीन पर बनी नर्सरी और हॉर्टिकल्चर बिजनेस चलाते थे। मधु जब भी उनकी नर्सरी जाती सुरेंदर फूलों से खिले गमले उसे सौगात में देते। अब तक वे जान चुके थे मधु को फूलों और बाग बगीचे से बेहद प्यार था। उसके घर की बालकनी किस्म किस्म के फूल वाले पौधे से सजी गुलिस्तान बन गई थी। सुरेंदर अविवाहित थे जबकि मधु परिवार होते हुए भी अकेली। दोनों अपनी जिंदगियों का खालीपन भरने के लिए खाली वक्त साथ गुजारने लगे, जिसके लिए कभी बाहर खाने का मंसूबा बनता तो कभी सुरेंदर की गाड़ी में दोनों लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाते। एक निर्दोष रिश्ते में बनते हुए सुख दुख बांटने लगे थे। एक दिन रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफ़ी पीते हुए मधु ने पूछा,
आपने शादी क्यों नहीं की? आंखों पर धूप का चौड़ा चश्मा चढ़ाए अपनी उम्र से कम नजर आते सुरेंद्र आकर्षक व्यक्तित्व के इंसान थे। उस पर लंबे कद और मजबूत कटकाठी के चलते उनका समूचा व्यक्तित्व प्रभावशाली लगता था। ऐसे सुकुमार व्यक्ति को किसी सुंदरी से प्रेम न हुआ हो, कैसा आश्चर्य था। कुछ जिम्मेदारियां ऐसी थी जिनका निर्वाह बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। पिताजी के न रहने पर भाई बहनों की पढ़ाई और शादी की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर थी। दोनों भाइयों का घर बस गया तो उन्होंने माँ को विद्या आश्रम में रखने की बात की, क्योंकि कोई माँ को रखना नहीं चाहता था। मधु जी, मैंने भारत माँ की सेवा की कसम खाई थी, मगर मेरी माँ को भी मेरी ज़रूरत थी। बहुत साल नौकरी करने के बाद मैंने अस्वैच्छिक रिटायरमेंट ले लिया। जब तक माँ थी उनकी सेवा की। कुछ एक रिश्ते तो आए पर कहीं संयोग नहीं बना। बिना किसी मलाल के जी रहा हूँ, खुश रहता हूँ। बस दोस्तों का स्नेह चाहिए। और हमेशा की तरह एक उन्मुक्त ठहाका लगाकर सुरेंद्र हंस दिए। मधु के दिल में सुरेंद्र के लिए सम्मान कुछ और बढ़ गया। जो खुद से ज़्यादा अपनों की खुशी का ख्याल रखे, ऐसे इंसान विरले ही होते हैं। सुना है सुरेंद्र के साथ आजकल खूब शन रही है। अम्मी ने एक दिन मधु को छेड़ा। यह सुनकर मधु के गाल सुर्ख हो गए। पम्मी फिर बोली, मुझे अच्छा लग रहा है, आखिरकार तू कुछ अपनी खुशी के लिए भी कर रही है। दोनों बालकनी में बैठकर शाम की चाय पी रही थी। पम्मी ऐसी दोस्त थी जो मधु को जिंदगी खुलकर जीने के लिए प्रेरित करती थी। सच कहूँ, मुझे यकीन नहीं होता कि किसी से खुलकर बातें करने से दिमागी तौर पर इतना सुकून मिलता है। एक तू है जो समझती थी और अब सुरेंद्र भी मुझे समझने लगे हैं। मधु खुश थी और पम्मी यह देखकर खुश थी। उसी शाम बेटे विकास ने फ़ोन करके बताया कि वह कुछ दिनों के लिए सपरिवार इंडिया आ रहे हैं। पिछले 3 सालों से हर बार वह मधु को अपने आने की सूचना देता, मगर कभी अपने काम या किसी और वजह से आना नहीं हो पा रहा था। बेटे बहू और दोनों नातियों को देखने के लिए मधु का दिल कब से तरस रहा था। वह बेसब्री से दिन गिनने लगी। बेटे के परिवार के आने से 2 दिन पहले मधु का जन्मदिन आया। वह अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाती थी, मगर उसके लाख मना करने के बावजूद डिनर का प्रोग्राम बन गया और सुरेंद्र ने 2 लोगों के लिए टेबल बुक करा दी रेस्टोरेंट में। दोनों जब शाम को मिले तो सुरेंद्र बत्रा मधु को देखते ही रह गए। गुलाबी लहरिया साड़ी में मेकअप के साथ मधु का रूप आज कुछ अलग था। उसने जब उन्हें इस तरह निहारते देखा तो शर्म की लाली उसके गालों पर दौड़ गई। उसके चहेते येलो ऑर्किड का गुलदस्ता उसे थमाते सुरेंद्र मधु पर दिल हार बैठे थे। मधु कोई दूध पीती बच्ची नहीं थी जो उन आँखों में अपने लिए आकर्षक को न समझ पाती। बहुत सुंदर फूल है, मधु ने कहा, बिल्कुल आपकी आँखों की तरह। सुरेंद्र अनायास ही बोल उठे और फिर अपने कहे पर खुद ही झेप गए। यह सच था कि मधु उनके जीवन में आई वह पहली औरत थी जिसके लिए उनके मन में प्रीत की कोमल भावनाएं जागी थी। सेना की नीरस जिंदगी और परिवार के प्रति उत्तरदायित्व के चलते उनके मन का वह कोना रीता ही रह गया था जहाँ प्रेम का रस बहता है। दोनों ने प्रेम पूर्वक
कैंडल लाइट डिनर का आनंद लिया। हल्की फुहार सी पड़ने लगी तो ठंडी बयार तन सिरहाने लगी। कुछ मौसम का खुमार था, कुछ दिल में उमड़ते जज्बात। बहुत दिनों में सुरेंद्र जिस बात को दिल से में दबाए हुए थे वह आज इस एकांत में मधु के सक्षम रखना चाहते थे। शाम बहुत यादगार गुजरी। मधु को याद नहीं आया पिछली बार उसने अपना जन्मदिन इस तरह कब मनाया था। घर के पास पहुंचकर मधु जब गाड़ी से उतर रही थी तो सुरेंद्र ने गाड़ी की पिछली सीट पर रखा खूबसूरत गिफ्ट पैक में लिपटा हुआ एक चौकोर डब्बा उसे भेंट किया। यह उनकी तरफ से जन्मदिन का तोहफा था मधु के लिए। घर पहुंचकर मधु ने उपहार खोला। सफ़ेद मोतियों की नाजुक सी माला डब्बे में थी और साथ ही एक खत भी। सुरेंद्र जैसे मुखर व्यक्ति को दिल का हाल बताने के लिए खत की ज़रूरत क्यों पड़ी। उस सुप्तावश उसने खत पढ़ना शुरू किया। खत में उसे संबोधित करते हुए सुरेंद्र ने अपने दिल की वे सारी भावनाएं बयां की थी जो वह मधु के लिए महसूस करते थे। मधु खत पढ़कर दुविधा में पड़ गई। कम उम्र में ही विधवा हो गई थी वह, पर उसने आज तक किसी भी पर पुरुष के बारे में नहीं सोचा था। इतने सालों बाद किसी ने उसे प्रेम पाती भेजकर विवाह का प्रस्ताव भेजा था। उसे समझ नहीं आया इस बात की प्रतिक्रिया वह कैसे दे। सुरेंद्र जैसे सज्जन इंसान का साथ भी उसे पसंद था, पर शादी जैसी बात उसके मन में नहीं थी। इस उम्र में तन से ज़्यादा मन की कुछ ज़रूरतें होती है। रिश्ते स्वार्थ की बुनियाद पर चलते हैं, लेकिन दोस्ती में कोई स्वार्थ निहित नहीं होता। अकेलेपन में घुट घुट कर जीना भी तो जिंदगी नहीं है। उसने खुद से ही तर्क किया, किससे पूछे वह कि क्या सही है क्या गलत। जीवन की ढलती शाम किसी साथी की तलवार थी, मगर समाज क्या कहेगा, परिवार क्या सोचेगा जैसे तमाम प्रश्न मुँह बाए खड़े थे। उसने खद सहेज कर अपनी अलमारी में रख दिया। कुछ वक्त चाहिए था उसे इस बारे में सोचने के लिए। उसने चिट्ठी का एक जवाब दिया, न ही सुरेंद्र को फ़ोन किया। विकास और बहू मोनिका आ चुके थे। बेटी सुरभि भी कुछ दिनों के लिए मायके आई थी। घर पर चहल पहल का माहौल बन गया था। मधु ने बच्चों के साथ अधिक वक्त गुजारने के लिए कुछ दिनों के लिए अवकाश के लिए रोज़ ही सब मिलकर कोई प्रोग्राम बनाते, कहीं फिल्म देख आते या कहीं घूमने चले जाते। एक दिन सुरेंद्र का फ़ोन आया। मधु की तरफ से कोई जवाब ना पाकर उन्हें लगा शायद वह नाराज़ है। दोनों की इस बीच बात नहीं हो पाई थी। मधु को अपने व्यवहार और स्वार्थीपन पर शर्मिंदगी हुई। वह अपने परिवार के आते ही उस दोस्ती की अहमियत भूल गई थी जो तन्हाई में उसका संबल बनी थी। कुछ सोच विचार करने के बाद उसने उन्हें फ़ोन करके अगली शाम को घर पर डिनर के लिए आमंत्रित कर लिया और साथ ही बता दिया कि वह उन्हें अपने बच्चों से मिलाना चाहती है। उसका इरादा यही था कि बच्चे एक बार सुरेंद्र से मिल लें, फिर मधु विकास और सुरभि को विवाह के प्रस्ताव के बारे में बताएगी। यह सोचकर ही उसके मन में लाज भरी हंसी फूट गई। उसके बच्चे जैसे उसके अभिभावक बन गए हो और वह कोई कम उम्र लड़की थी जैसे। दूसरे दिन सुबह उसने बच्चों की पसंद का नाश्ता बनाकर खिलाया। विकास और सुरभि के बच्चे हम उम्र थे। एक नई फिल्म लगी थी। सब ने मिलकर
देखने का मन बनाया। मधु ने सबको ये कहकर भेज दिया कि तुम लोग जाओ, मुझे शाम के खाने की तैयारी करनी है। कौन आ रहा है माँ शाम को डिनर पर? सुरभि ने उत्सुकता से पूछा। है कोई एक बहुत अच्छे दोस्त समझ लो, शाम को खुद ही मिल लेना। मधु ज़्यादा नहीं बताना चाहती थी। विकास, मोनिका और सुरभि ने एक दूसरे को देखकर कंधे उचकाए। आखिर ये नया दोस्त कौन बन गया था माँ का? शाम को डिनर टेबल पर ठहाकों पे ठहाके लग रहे थे। सुरेंद्र के चटपटे किस्सों में सबको मज़ा आ रहा था। उस पर उनका शालीन स्वभाव सबका मन मोह लिया था। उन्होंने मधु संतोष भाव से सबकी प्लेटों में खाना परोसती जा रही थी। सुरेंद्र के जाने के बाद सब विलिंग रूम में बैठ गए। मोनिका सबके लिए कॉफ़ी बना लाई। यही उचित मौका था बात करने का। सब सुरेंद्र से भी मिल लिए थे तो बात करना आसान हो गया था। मधु के लिए उसने धीरे धीरे सारी बात सबके सामने रखी। सुरेंद्र के विवाह प्रस्ताव के बारे में भी बताया। उसने बेटे की तरफ देखा। प्रतिक्रिया के लिए कुछ देर पहले के खुश मिजाज चेहरे पर संजीदगी के भाव थे। उसके माथे पर पड़ी त्योरियां देख मधु का मन बुझ गया। उसने सुरभि की तरफ देखा। वह भी भाई के पक्ष में लग रही थी। माँ, इस उम्र में आपको ये सब क्या सूझी? इस उम्र में कोई शादी करता है भला? हमें तो लगा था आप दोनों अच्छे दोस्त हैं। बस तल्ख स्वर में सुरभि बोली। हम अच्छे दोस्त हैं, यही सोचकर तो इस बारे में सोचा। हमारे विचार मिलते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताना अच्छा लगता है और इसी उम्र में तो किसी के साथ और अपनेपन की ज़रूरत महसूस होती है। आप बस अपने बारे में सोच रही हैं। माँ, लोग क्या कहेंगे? कभी सोचा है इतना बड़ा फैसला लेने से हमारी ज़िंदगी में क्या असर पड़ेगा? निधि और विधि अब बड़ी हो रही है। उन्हें कितनी शर्मिंदगी होगी इस बात से कि उनकी दादी इस उम्र में शादी कर रही हैं। आवेश में विकास की आवाज़ ऊंची हो गई। मोनिका ने उसे शांत कराया और मधु से बोली, माँ, आप अकेले बोर हो जाती हैं तो कोई हॉबी क्लास या क्लब ज्वाइन कर लीजिए। हमारे पास आकर रहिए या फिर दीदी के पास। और वैसे भी इस उम्र में आपको पूजा पाठ में मन लगाना चाहिए। इस तरह गैर मर्द के साथ घूमना फिरना आपको शोभा नहीं देता। कितना कुछ कह रहे थे सब मिलकर और मधु अवाक सुनती जा रही थी। उसका मन तसैला हो आया। ऐसा लगा मानो ये उनके अपने बच्चे नहीं बल्कि समाज की सड़ी गली सोच बोल रही है। अपने ही घर में अपराधित सा महसूस होने लगा उसे। खिसियाई सी टूटी हुई मन से वह उठी और सबको शुभ रात्रि बोलकर अपने कमरे में चली आई। जिसे बेटे को पढ़ा लिखा कर विदेश भेजा, वह विदेशी परिवेश में इतने वर्ष रहने के बाद भी दकियानूसी सोच से बाहर नहीं निकल पाया था। और सुरभि कम से कम उसको तो मधु का साथ देना चाहिए था। बेटी होने के नाते जब सुरभि ने अपने लिए विजातीय लड़का पसंद किया तो सारे रिश्ते नाते वालों ने जमकर विरोध किया था। विकास भी खिलाफ हो गया था। एक मधु ही थी जिसने सुरभि के फैसले का न सिर्फ समर्थन किया बल्कि अपने बलबूते पर धूमधाम से सुरभि की शादी भी कराई। एक माँ के सारे फर्ज मधु बखूबी निभाती आई थी। कोई कमी नहीं रखी।
परवरिश में कभी, लेकिन माँ होने के साथ वह एक औरत भी तो थी। क्या उसकी अस्तिमा खुशी कोई माने नहीं रखती थी? क्या उसे अपने बारे में सोचने का कोई अधिकार नहीं था? अकेलेपन का दर्द उससे बेहतर कौन समझ सकता था? कितनी ही बार घबरा कर वह रातों को चौंक कर उठ जाती थी। कभी बीमार पड़ती तो कोई पानी पिलाने वाला न होता। एक दुख और आक्रोश उसके भीतर उबलने लगा। अपनों का स्वार्थ उसने देख लिया था। बड़ी देर तक उसे नींद नहीं आई। बात जितनी सरल लग रही थी उतनी थी नहीं। मधु अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हो चुकी थी। अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उसने पैरों पर खड़ा कर दिया था। दोनों बच्चे के सामने कभी उसने हाथ नहीं फैलाया था। आखिर ऐसा क्या मांग लिया था उसने जो अपने बच्चे ही खिलाफ हो गए? सोचते सोचते कब सुबह हुई पता नहीं चला। उसे कुछ भी हो, उसे सबका सामना करना ही था। बच्चे कुछ दिनों के लिए आए थे, उन्हें वह नाराज नहीं देखना चाहती थी। आखिरकार माँ की ममता औरत पर भारी पड़ गई। नहा धोकर मधु रसोई में आई तो देखा बहू मोनिका टोस्ट तैयार कर रही थी नाश्ते के लिए। अरे तुम रहने देती, मैं छोले पूरी बना देती हूँ जल्दी से, विकास को बहुत पसंद है ना। विकास नाश्ता हल्का खाते हैं आजकल, सो आप रहने दीजिए, मोनिका रुखाई से बोली। सबके तेवर बदले नजर आ रहे थे। मधु भरसक सामान्य बनने की चेष्टा करती रही। 2 दिनों बाद ही सुरभि वापस जाने लगी तो विकास ने भी सामान बांध लिया। तू तो महीना भर रहने वाला था ना? मधु ने उससे पूछा। सोचा तो यही था, मगर क्या? साफ बोलना। बोलते मधु का गला भर आया। सुरभि ने मधु का तमतमाता चेहरा देखा तो बचाव के लिए बीच में आ गई। माँ, निधि और विधि कुछ दिन मुंबई घूमना चाहते हैं तो मैंने सोचा सब साथ ही चले, कुछ दिन रहकर लौट आएंगे। मधु की भी छुट्टियाँ अभी बची थी, लेकिन किसी ने उसे साथ चलने को नहीं कहा। सब मुंबई चले गए तो मधु ने काम पर जाना शुरू कर दिया। अकेली घर पर रहती भी तो क्या, जो कुछ उसके दिल में था उसने उड़ेल कर सुरेंद्र के सामने रख दिया। आंखों में आंसू लिए भर्राए स्वर में वह बोली, कभी सोचा नहीं था बच्चों की नज़रों में यूँ गिर जाऊंगी। नाराज होकर सब चले गए। गलती उनकी नहीं, मेरी है, जो स्वार्थी हो गई थी मैं। यह कहकर मधु सिसक पड़ी। उसे ऐसी हालत में देखकर सुरेंद्र को खुद पर गलानी हुई। मधु के परिवार में उनकी वजह से ही यह तूफान आया था। उन्होंने मधु को सब ठीक हो जाने का दिलासा दिया, पर दिल ही दिल में वे खुद को इस सारे फसाद की जड़ मान रहे थे। 2 दिन बीत चुके थे। सुरभि और विकास का कोई फ़ोन नहीं आया था। मधु अंदर से बेचैन थी। रात भर उसे नींद नहीं आती थी। दोनों उससे इतने खफा थे कि एक फ़ोन तक नहीं किया। वह बेमन से एक किताब के पन्ने पलट रही थी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। सुरभि की आवाज़ कानों में पड़ी। माँ सॉरी, आपको अपने पहुँचाने की सूचना भी नहीं दे पाए। यहाँ आते ही भैया बीमार हो गए थे। डॉक्टर ने टाइफाइड बताया है। भैया अस्पताल में एडमिट हैं। वे आपको बहुत याद कर रहे हैं। माँ, हो सके तो आप जल्द से जल्द मुंबई पहुँच जाएं। मधु रिसीवर कान में लगाए गुमसुम सुनती जा रही थी। पहले भी 2 बार विकास को टाइफाइड हो चुका था। जब भी वह बीमार पड़ता था, माँ को एक
पल के लिए भी नहीं छोड़ता था। माँ की ममता बेटे की बीमारी की खबर सुन बेचैन हो गई। माँ, आप सुन रही हो ना? माँ, कुछ तो बोलो। दूसरी तरफ से सुरभि की परेशान आवाज़ सुनाई दी। माँ का कोई जवाब ना पाकर उसे फिक्र होने लगी। मैं सुन रही हूँ, मैं आज ही आ रही हूँ, तू चिंता मत कर, बस विकास का ध्यान रखना, मैं पहुँच रही हूँ वहाँ। मधु ने जल्दी से फ़ोन रखा। अपने पहचान के ट्रैवल एजेंट को फ़ोन करके पहला उपलब्ध टिकट बुक करा लिया। फ्लाइट जाने में अभी वक्त था। उसने कुछ जोड़ी कपड़े और ज़रूरी सामान एक बैग में डाला। दरवाजे की घंटी बजी तो मधु झल्ला गई। इस वक्त उसे किसी से नहीं मिलना था। उसने उठकर दरवाज़ा खोला। एक आदमी गुलदस्ता थामे खड़ा था। मधु ने उससे पहचान लिया। वह सुरेंद्र के यहाँ काम करता था। साहब ने भेजा है। उसने गुलदस्ता मधु को पकड़ा दिया और चला गया। येलो ऑर्किड के ताज़े फूल, साथ में एक लिफाफा भी था। मधु ने लिफाफा खोलकर चिट्ठी निकाली। प्रिय मधु, यह फूल हमारी उस दोस्ती के नाम जो किसी रिश्ते या बंधन की मोहताज नहीं है। मैंने तुम्हें एक कश्मकश में डाला था जिसने तुम्हारी ज़िंदगी की शांति और खुशी छीन ली, और आज मैं ही तुम्हें इस कश्मकश से आज़ाद करना चाहता हूँ। दोस्ती की जगह कोई दूसरा रिश्ता नहीं ले सकता, क्योंकि यही एक रिश्ता है जहाँ कोई स्वार्थ नहीं होता। एक माँ को उसके बच्चों का प्यार और सम्मान हमेशा मिलता रहे, यही कामना करता हूँ। सदा तुम्हारा शुभ चिंतित। उसने खत को पहले वाले खत के साथ सहेज कर रख दिया। मन का भारीपन हट चुका था। दोस्ती की अनमोल सौगात की निशानी येलो ऑर्किड उसे देखकर जैसे मुस्कुरा रहे थे।